दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। पहले बात कर लेते हैं भर्तियों के घोटाले की, उसके बाद में हम लोग बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की और यूपीपीएससी की। समझ में नहीं आ रहा है कि इतना सब होने के बावजूद भी लगातार भर्तियों के पेपर लीक हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर तो लीक हो रहे हैं, साल भर पकड़े जा रहे हैं, लेकिन इसमें जो मुख्य बात है वो ये है कि जिनको भर्तियां कराने की जिम्मेदारी दी गई है वही लिप्त पाए जा रहे हैं और ये जो क्रम है वो रुक नहीं रहा है। जैसा कि मैंने सुबह की वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि उत्तर प्रदेश में एसजीपीजीआई नर्सिंग भर्ती की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी बहुत सारे विद्यार्थियों के पास में पर्चियां मिली थी, सॉल्व पेपर मिला था और बहुत सारी गिरफ्तारियां भी हुई थी। ये भी आज ही का समाचार पत्र है और इसे आप लोग देख सकते हैं। हरियाणा का पेपर है, हरियाणा की ये न्यूज है, पेपर यहीं का है और ये पेपर है पीसीएसजे, हरियाणा पीसीएसजे। और इसमें ये लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रार ने ही लीक कराया था हरियाणा सिविल सेवा न्यायिक प्रारंभिक परीक्षा का पेपर। नीचे यहाँ पर लिखा है कि अभियोजन पक्ष ने दावा किया है कि मौखिक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजी और वैज्ञानिक साक्ष्य यह स्थापित करते हैं कि तत्कालीन रजिस्ट्रार भर्ती, एक रजिस्ट्रार वहां पर भर्ती होता है जो भर्तियां करवाता है, ने इस प्रतिष्ठित परीक्षा का प्रश्न पत्र अपने करीबी दोस्त सुनीता को सौंप दिया। सुनीता ने इसे कई संभावित उम्मीदवारों के साथ साझा किया और यह भी दावा किया गया कि आरोपित व्यक्तियों का कृत्य किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है, क्योंकि उनके भयानक कृत्यों ने न्यायिक संस्था में जनता के प्रति विश्वास को हिला दिया है। इतना ही नहीं, इसने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की छवि को भी धूमिल किया है और इसकी जो अगली सुनवाई है वो तो 20 जुलाई को होगी। और यहाँ पर जिस भर्ती की बात की जा रही है ये लिखा है कि HCS हरियाणा सर्विस कमीशन और न्यायिक प्रारंभिक परीक्षा 2017 का पेपर तत्कालीन रजिस्ट्रार भर्ती बलविंदर कुमार शर्मा द्वारा लीक किया गया था। दो मामले तो ये हो गए आज के समाचार पत्र के, और एक तीसरा मामला जो सबसे बड़ा है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं वो है छत्तीसगढ़ का। और लगातार मैं इस खबर को आपको दिखा भी रहा हूं और कल भी मैंने आप लोगों को छत्तीसगढ़ के घोटाले की बात आपको बताई थी कि सीबीआई ने जांच शुरू कर दिया है और छत्तीसगढ़ के चेयरमैन ने और वहां की जो भी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अधिकारी थे उन्होंने अपने बहुत सारे रिश्तेदारों का चयन करवा दिया है। किन किन रिश्तेदारों का चयन हुआ है उसकी जानकारी अन्य समाचार पत्र में दी गई है जो मैं आपको दिखा, वो ये असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में एक ही केंद्र के 36 का चयन, और यहाँ पर बताया गया है कि किन का चयन हुआ छत्तीसगढ़ में। ये देखिए, पहले पूरी लिस्ट देखिए, लिस्ट देख करके आप समझ जाएंगे कि कितना व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। और देखिए, ये चैनल किसी भी पार्टी का ना तो विरोधी है और ना ही किसी पार्टी का पक्षधर है। चैनल का उद्देश्य मात्र यह है कि भर्तियों में निष्पक्षता हो, पारदर्शिता हो, छात्रों का हित हो। और मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि छत्तीसगढ़ में जब ये भर्ती घोटाला हुआ था तब वहां पर कांग्रेस की सरकार थी और समाचार पत्र ने पूरी की पूरी जो सूची है वो यहाँ पर जारी की है। ये देखिए, नीतेश यहाँ पर पद है डिप्टी कलेक्टर का, और ये नीतेश कौन है? टॉमस सिंह सोनवानी के पुत्र, नाम से सोनवानी यहाँ पर गायब कर दिया गया था ताकि कोई पकड़े ना। और टॉमस सिंह सोनवानी कौन थे? छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन, उन्होंने अपने बेटे का सबसे पहले किया। फिर साहिल डीएसपी, ये टॉमस के बड़े भाई के पुत्र हैं, इसमें भी सोनवानी गायब किया गया नाम के आगे, ये भतीजा है। बेटे को नौकरी दिया चेयरमैन ने, भतीजे को नौकरी दिया। निशा कोशले कौन है? सोनवानी की बहू, तो पुत्र के साथ में बहू को भी नौकरी दे दिया। दीपा आदिल, सोनवानी के भाई की पुत्रवधू, भाई की बहू। ये देखिए, सुनीता जोशी का नाम है यहाँ पर, श्रम अधिकारी, सोनवानी के बहन की पुत्री है। ये अपना पुत्र, भाई की पुत्रवधू और भाई का पुत्र और बहन का। सुमित ध्रुव, ये कौन है? सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के जो सचिव हैं उनका ये पुत्र है। नेहा खलखो, डिप्टी कलेक्टर बना दिया इन्होंने। राज्यपाल के जो सचिव हैं उनकी पुत्री है। निखिल खलखा, डिप्टी कलेक्टर, राज्यपाल के सचिव का पुत्र है। ये पुत्र और पुत्री, राज्यपाल के सचिव के पुत्र और पुत्री। जब इन्होंने अपने परिवार को किया तो यहाँ पर इन्होंने भी किया, सबने मिलकर खाया है, चेयरमैन ने, अधिकारियों ने। और नीचे देख लीजिए, पहले केवल चेयरमैन और अधिकारी नहीं, डीआईजी पीएल ध्रुव की पुत्री साक्षी ध्रुव डिप्टी कलेक्टर बना दिया। प्रज्ञा नायक, छत्तीसगढ़ बहुत छोटा सा राज्य है, वहां पर 22, 23, 25 पदों पर भर्तियां आती हैं पीसीएस की। पिछले विज्ञापन ही 22 पदों पर आया था और अब समझ लीजिए किस तरीके से भर्तियां हो रही हैं। अभी मैं उसके बारे में भी आगे यहाँ पर लिखा है, मैं दिखाऊंगा अभी।
प्रज्ञा नायक डिप्टी कलेक्टर बनी है और कांग्रेस नेता के ओएसडी के रिश्तेदार की पुत्री है। प्रखर नायक वित्त सेवा अधिकारी कांग्रेस नेता के ओएसडी के रिश्तेदार की पुत्री है। अब इसके ऊपर ये अधिकारी हैं, अब इसके नीचे शुरू है ये नेता अधिकारी। अनन्या अग्रवाल डिप्टी कलेक्टर वरिष्ठ कांग्रेस नेता की पुत्री है, पर नाम नहीं दिया है। शशांक गोयल डिप्टी कलेक्टर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुधीर कटियार के दामाद हैं। देखिए बेटी दामाद भूमिका कटियार डिप्टी कलेक्टर वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुधीर कटियार की पुत्री, मतलब पुत्री का भी करवाया है और दामाद का भी करवाया है। खुशबू बिजौरा डिप्टी कलेक्टर कांग्रेसी नेता के ओएसडी के साड़ू की पुत्री। स्वर्णिम शुक्ला डिप्टी कलेक्टर कांग्रेसी नेता राजेंद्र शुक्ला की पुत्री। राजेंद्र कुमार कौशिक डिप्टी कलेक्टर वरिष्ठ कांग्रेस नेता के पुत्र। लिखा है एफआईआर हो गई है 50 में 36। देखिए ऊपर पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में एक ही परीक्षा केंद्र के 50 में से 36 लोगों का चयन कर लिया गया। यहाँ पर लिखा भी है कि 50 अभ्यर्थियों में से 36 को प्रोफेसर बना दिया और टामन सिंह सोनवानी के रिश्तेदार भी हैं। और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है 2020-22 में अधिकारियों और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से संबंधित ये सारा का सारा जो विवरण है वो दिया है। अब इनको सजा मिलती है या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जिस तरीके से सीबीआई जांच हो रही है उसी तरीके से आगे हाल होगा, ये समय बताएगा आगे क्या होता है, किस तरीके से मैनेज हो पाता है या मैनेज नहीं हो पाता है। मुझे याद है कि जब भर्तियां आती थी और हम लोग कितना वेट करते थे कि कितने पदों पर भर्ती आएगी, क्या पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे 10-10 पदों को लेकर के। आज भी जो नए प्रतियोगी छात्र हैं वो कितने उत्सुक रहते हैं पदों को लेकर के। जब मैं वीडियो बनाता हूँ कि इसमें 20 पद बढ़ गए, इसमें 50 पद बढ़ गए हैं, तो लोग विद्यार्थी जो है वो कितना खुश होते हैं और ये देख करके पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कितना झटका लगेगा कि आखिरकार उनकी मेहनत का क्या फल मिलेगा अगर इस तरीके से जो भर्तियां हैं वो पूरे देश में होंगी। हालांकि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कानून बना दिया है नकल विरोधी, लेकिन अब वो किस तरीके से उसका पालन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा इसको भी देखना होगा। खैर अगली जो सूचना है वो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। ये तो सभी को पता है कि पूरे प्रदेश में बहुत सारे पद रिक्त हैं प्राथमिक विद्यालयों में, लेकिन सरकार भर्ती को लेकर के कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं कर रही है। और इसी के क्रम में समाजवादी पार्टी की तरफ से ये ट्वीट अभी थोड़ी देर पहले किया गया है और एक समाचार पत्र की कटिंग भी लगाई गई है जिसमें लिखा है कि वाराणसी के 5 बेसिक स्कूलों में एक भी शिक्षक नहीं है। और ये भी समाचार पत्र की कटिंग लगाई है समाजवादी पार्टी ने कि 20 विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नहीं है और एक अध्यापक के भरोसे नगर के 15 बेसिक स्कूल हैं। एक अध्यापक के भरोसे किन किन विद्यालयों में एक शिक्षक है केवल, यहाँ पर देख सकते हैं प्राथमिक विद्यालय में 15 विद्यार्थी हैं। कंपोजिट विद्यालय में 147 विद्यार्थी, एक ही शिक्षक है। प्राथमिक विद्यालय चौका घाट में 65 छात्रों के बीच में एक शिक्षक है। प्राथमिक विद्यालय ईश्वरगंज 56 छात्र हैं, एक शिक्षक है। जबकि अनुपात समानुपात सभी को पता है कि 35 और 30 का होता है। प्राथमिक में 30 छात्रों के बीच में एक शिक्षक होना चाहिए और जूनियर में 35 छात्रों के बीच में एक शिक्षक होना चाहिए। जबकि यहाँ पर 30 की जगह देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर नीचे लिखा है 280 है, किसी में 147 है, किसी में 65 है, किसी में 99 है, किसी में 114 है और इनको एक एक शिक्षक पढ़ा रहा है। लिखा है कि इन शिक्षकों का साथ देने के लिए कहीं कहीं पर तो शिक्षा मित्र है और कहीं कहीं पर शिक्षा मित्र भी नहीं है। तो समाजवादी पार्टी ने भी दबाव बनाया, आप लोग भी दबाव बनाए रहिए। देखते हैं अगली सूचना है यूजीसी की। लिखा है शिक्षकों के खाली पदों को लेकर के यूजीसी सख्त हुई है, विश्वविद्यालय से जवाब तलब। नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने को लेकर के सख्ती दिखाई है। साथ ही सभी से पूछा कि वे बताएं कि खाली पदों को भरने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से 31 जुलाई तक शिक्षकों के स्वीकृत और खाली पदों का ब्यौरा भी देने को कहा है। यूजीसी ने यह कदम केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के लंबे समय से खाली पड़े तकरीबन 7000 पदों को भरने में मिली सफलता के बाद उठाया है और इसके तहत कुछ ही महीनों में मिशन मोड में 80% से अधिक पदों को भरने का काम किया गया। लिखा है कि इसके तहत यूजीसी ने देश भर के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और कॉलेजों के प्राचार्यों को पत्र लिखा है और पूछा है कि वे बताएं कि उनके संस्थान में शिक्षकों के मौजूदा समय में कितने पद स्वीकृत है, पूरी डिटेल मांगी है। तो पिछले दिनों बहुत सारे विद्यालयों में जो भी महाविद्यालय हैं, डिग्री कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर व्यापक पैमाने पर भर्तियाँ हुई थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी भर्तियाँ हुई थी और बहुत सारी। और अब जो पद रिक्त हैं जहाँ पर भर्तियां नहीं हो पाई हैं, तो हो सकता है वहाँ पर आप लोगों को जल्द भर्तियां देखने को मिले। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी इमेज बदलने को लेकर के, अपनी इमेज लोक सेवा आयोग विद्यार्थियों के बीच में नहीं बदलना चाहता। विद्यार्थियों की तो चिंता ही नहीं है, लोक सेवा आयोग को अपनी इमेज बदलना चाहता है सरकार के प्रति, कि सरकार को वो दिखाना चाहता है कि हम क्या क्या कर रहे हैं। और इसीलिए समाचार पत्र में रोज नई नई न्यूज, ऐसा लगता है कि अपनी इमेज बदलने को लेकर के ये जो न्यूज है वो छपवाई जा रही है आयोग के द्वारा। ये सूचना जो बाहर आ रही है तो वो तो आयोग से ही आ रही होगी।
और रोज नया कुछ ना कुछ निकल करके एक एक लाइन की न्यूज, अगर ये चाहे तो एक ही दिन में सारी न्यूज दे दें। और रोज एक छोटी सी न्यूज की 4 सेट में पेपर छपेगा। किसी दिन आ जाता है, किसी दिन आ जाता है कि 4 परीक्षा एजेंसियां होंगी किसी तरीके से। अब फिर पेपर में आ जाएगा कि अब इन विद्यालयों को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा। फिर ये हो जाता है कि ओएमआर में कोडिंग होगी। फिर ये आ जाता है कि अब सीसीटीवी लगेगा। और फिर आ जाएगा किसी दिन की अब बायोमेट्रिक होगा। घुमा फिरा करके हर दिन सोमवार को ये न्यूज, मंगलवार को ये न्यूज, बुधवार को ये न्यूज, बृहस्पतिवार को ये न्यूज। इस तरीके से कोई इसमें कोई भी नयापन नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। सभी भर्तियों में, नीट में भी तो होता है बायोमेट्रिक, सभी भर्तियों में होता है बायोमेट्रिक। तो उससे क्या होता है, आपकी इमेज तो खराब हुई है कई अन्य चीजों को लेकर के, कापियों की अदला बदली को लेकर के, पेपर लीक को लेकर के। आप प्री का जो नंबर है वो समय से नहीं देते हैं, आप मार्कशीट जल्दी जारी नहीं करते हैं, आप आरटीआई का जल्दी जवाब नहीं दे देते हैं। और लोक सेवा आयोग पर आंतरिक भ्रष्टाचार के आरोप आजकल खूब लग रहे हैं। आप पर भर्तियां लटकाने को लेकर के आरोप लगते हैं। चाहे तो जो आरोप लगते हैं, लग रहे हैं, उनको सुधारने के लिए कुछ न्यूज आए तब तो माने कि हाँ आप विद्यार्थी हित में कुछ काम कर रहे हैं। जैसे कि आपकी भर्तियां रुकी हुई हैं, एलटी ग्रेड वाली, खंड शिक्षा वाली, अधिकारी वाली, जिन भर्तियों के अधियाचन आए हैं, जैसे कि जीडीसी की वैकेंसी है, नियमावली के नाम पर पेपर में जानकारी दी जाती है। और इसी तरीके से पीसीएसजे की वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, प्रवक्ता की वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। तो छात्र ये जानना चाहते हैं कि आप भर्तियों का जो विज्ञापन है वो कब जारी करेंगे। आपका परीक्षा कैलेंडर आता है, ज़्यादातर भर्तियों की जो डेट होती है वो आरक्षित रहती है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि इन तारीखों में कौन सी परीक्षा होगी। छोड़ो, इस न्यूज़ को नहीं पढ़ूंगा, इसमें कोई मतलब नहीं है। अगर कुछ करना ही है तो आंसर की के बाद में प्री का जैसे एग्जाम होता है तुरंत फाइनल आंसर की भी जारी करो, तुरंत उसकी मार्कशीट जारी करो, रिजल्ट जारी करो, आरटीआई का जवाब दीजिए। और जिन पदों का अधियाचन आया है वो विज्ञापन जारी करिए। विज्ञापन नहीं जारी हो पा रहा है नियमावली के नाम पर, असमकक्षता के नाम पर, तो उसके लिए आप पत्राचार करिए, आप उसके लिए कोशिश करिए। विद्यार्थी थोड़ी जाएंगे कार्मिक विभाग। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, मेरी बात सही हो तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।